कल एक टर्म आया था E/M रेशियो। नोट, E/M रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसमें जो है उन्होंने ऑयल स्प्रिंकल किया, ऑयल स्प्रिंकल करके उसको चार्ज किया, फिर उसके बाद उसका इसके वेलोसिटी वगैरह देखते हुए सारा जो है वो कैलकुलेट किए कि उसके ऊपर चार्ज कितना है, मास कितना है एंड सो ऑन। तो उससे हमारा E/M रेशियो आया था। E/M रेशियो उन्होंने निकाला इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का, जिससे मदद मिला उसका मास कैलकुलेट करने में। तो चार्ज भी हम कैलकुलेट कर लिए और मास भी कैलकुलेट कर लिए। E/M रेशियो काफ़ी बड़ा रेशियो होता था, इसके वजह से उसको कैलकुलेट करना आसान था। तो E/M रेशियो इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। It is used to calculate mass of subatomic particles। जैसे अगर निकालना हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या किया गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E/M रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो E/M, तो हमारा हो गया E और ऊपर आ गया M, ये कैंसिल, तो आ जाता है मास। तो इस तरह चार्ज हमें पता है, E/M रेशियो पता है, वैल्यू पुट करेंगे तो मास का वैल्यू आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है, डायरेक्ट मेथड से हम लोग मास तो किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग जो है इनडायरेक्ट मेथड, जो कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, उससे करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि हमारा विच एक्सपेरिमेंट इज़ यूज टू कैलकुलेट E/M रेशियो, या हु कैलकुलेटेड E/M रेशियो। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि E/M रेशियो क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है, प्रोटॉन का वैल्यू कितना है, बस इतना ही है और ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं है। इसके बाद हमारा जो आया टर्म वो था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। उसमें उन्होंने क्या किया था, एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, फिर उसको जो है गोल्ड फॉयल पे स्कैटर कराया। ये अल्फा पार्टिकल जब एक छोटे से छेद से पार होते हुए इससे गया, तो इसमें 3 तरह का ऑब्जर्वेशन आया। मोस्ट ऑफ जो है वो यहाँ पे गया, कुछ जो है लार्ज एंगल से जो है डेविएट हुआ, और कुछ एक जो है वो क्या हुआ, बाउंस बैक हो गया। तो ये हमारा गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर क्या लगाया गया था, ZNS। ZNS का क्या काम है, इसको बोलते हैं फ्लोरेसेंट। ZNS पर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन पड़ेगा या कोई भी चार्ज पार्टिकल पड़ेगा तो वो क्या होगा, चमकने लगेगा। तो इस चमकने के इंटेंसिटी से पता लगाया गया कि मोस्ट ऑफ यहाँ पर चमक रहा है, सबसे ब्राइट यहाँ पर मिल रहा है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। उससे कम जो है थोड़े थोड़े एंगल पर मिल रहा है, सब जगह मिलेगा, ऐसा नहीं है, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। लार्ज एंगल पे डेविएट हो रहा है तो सब जगह मिलेगा, लेकिन लार्ज जो है एकदम ब्राइटेस्ट पार्ट एकदम सीधे सीधे। तो इससे क्या पता चला
कि हमारा जो है मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल वो पार हो गया। तो 3 ऑब्जर्वेशन और 3 जो है उससे जुड़ा हुआ रिजल्ट है, ठीक है, कंक्लूजन। तो पहला ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल passes without deviation, बिना किसी डेविएशन के वो पास कर गया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? तो इससे पता ये चला कि बी जो है इस अल्फा पार्टिकल के लिए यहाँ पर तो कुछ है ही कि नहीं, मतलब कि जो एटम है, गोल्ड फॉइल का एटम है, वो ऑलमोस्ट एम्प्टी है, तभी ना ये यहाँ से आया या निकल गया, उसको बीच में कुछ मिला ही नहीं। तो उन्होंने कहा एटम इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। दूसरा उन्होंने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या हुआ, डेविएट हो गया लार्ज एंगल से। Some alpha particle deviated through large angle. इससे क्या कंक्लूजन निकला? C4 कंक्लूजन। एक और डायग्राम बनाते हैं। यहाँ से आया अल्फा पार्टिकल और मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल निकल गया, इसका मतलब इसको यहाँ पे कुछ मिला ही नहीं। लेकिन सम अल्फा पार्टिकल जो है क्या हुआ, डेविएट कर गया, ऐसे आया लेकिन ऐसे निकल गया, ऐसे आया लेकिन ऐसे निकल गया। इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं प्लस चार्ज बीच में मिला होगा। तो द पॉजिटिव चार्ज of atom is concentrated at the center। तो इससे पता चल गया कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है, इधर उधर नहीं है। इससे पहले थॉमसन मॉडल था जिसमें ये कहा गया कि पॉजिटिव चार्ज एकदम बिखरा हुआ है, सब जगह डिफ्यूज्ड फॉर्म में है, कहीं एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या कहा कि अगर ऐसा होता तो हमारा सब जगह से डेविएशन देखने को मिलता, सब अल्फा पार्टिकल डेविएट हो जाता, बट कुछ ही अल्फा पार्टिकल डेविएट हुआ। इसका मतलब कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो बीच में है, सब जगह नहीं है। और तीसरा, 1 आउट ऑफ 20,000, कहीं 10,000 में मिलता है, अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक, मतलब वापस आ जाना, जैसे बॉल किसी चीज से टकरा कर वापस आ जाता है वैसे ही बाउंस बैक हो गया। तो इससे क्या पता चला, न्यूक्लियस is extremely small and hard। अब न्यूक्लियस वर्ड उन्होंने यहाँ से इससे दिया कि द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आई ऑब्जर्व दैट सम अल्फा पार्टिकल डेविएटेड थ्रू लार्ज एंगल्स, हेंस द पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर विच इज नोन एज न्यूक्लियस या विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में और क्या बताया उन्होंने कि 1 आउट ऑफ 20,000 जो है वो बाउंस बैक हो गए। इसका मतलब न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है
अदरवाइज ये रेशियो थोड़ा कम होता, यानी कि 1/5000, 1/1000, 1/100। अगर ऐसा होता तो हम समझते कि न्यूक्लियस बड़ा है। और अल्फा पार्टिकल उससे टकराकर बाउंस बैक हुआ, इट मीन्स कि वो हार्ड है न्यूक्लियस सॉफ्ट नहीं है। मतलब सॉफ्ट इन द सेंस कि न्यूक्लियस में जितने पार्टिकल्स हैं वो एकदम हार्ड है, हार्ड स्पीसीज की तरह है। ठीक है, तो वो ये चीज़ इस 3 ऑब्जर्वेशन से 3 कंक्लूजन वो दिए, जिससे हमको एटम के बारे में पता चला। सो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, या फिर गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। दोनों ही नाम इसको देते हैं, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या फिर रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इस नाम से भी जाना जाता है। एटम का जो सबसे पहला मॉडल जिसके बारे में कुछ जानकारी मिला वो थे डाल्टन। डाल्टन ने क्या कहा कि एटम जो है सिर्फ स्फेरिकल है। एटम हमारा सिर्फ स्फेरिकल है, उनको इतना पता था। उसके बाद आए हमारे कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए और जे थॉमसन जो हैं वो भी कहें कि एटम स्फेरिकल है, पर उन्होंने क्या ऐड किया कि एटम न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी है और प्रोटॉन्स भी है। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को कैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया, थॉमसन मॉडल में इसको नाम दिया उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। तो जैसे वाटरमेलन में हमारा क्या होता है, रेड रेड पार्ट सब जगह होता है और बीच में ब्लैक ब्लैक जो है बीज होता है, सीड्स होता है। तो उन्होंने कहा वैसे ही ब्लैक ब्लैक सीड्स जो हैं कि जैसा हमारा इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड है इन द सी ऑफ प्रोटॉन्स। उन्होंने कहा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो पता नहीं था उस समय तक। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन्स के सी में इम्बेडेड है एज द सीड्स ऑफ द प्लम इज इम्बेडेड इन द प्लम। तो प्लम के अंदर जैसे ये इम्बेडेड रहता है वैसे ही एग्जैक्टली। तो इसी को नाम दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। तो इसमें थॉमसन का ये मॉडल आया। इसके बाद थॉमसन के बाद भी कई सारे एक्सपेरिमेंट चले, उसके बाद आया रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड्स मॉडल के बाद में क्या कहा गया कि जो थॉमसन मॉडल है उसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन हर जगह बिखरा हुआ था बराबर से, लेकिन रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या पाया था कि ये जो खाली जगह है ये क्या है, पॉजिटिव। तो ये खाली जगह सब जगह खाली है, सारा पॉजिटिव चार्ज बीच में है। ऐसे रदरफोर्ड ने कहा कि हम जितना एक्सपेरिमेंट किए उसके हिसाब से एटम स्फेरिकल है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर हैं और एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बीच में कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियस। तो पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो उन्होंने अपना मॉडल कुछ इस तरह दिया। अब इस पर आ गया कि अगर ऐसा आप मॉडल दे रहे हैं देन आपका मॉडल तो कुछ इस तरह स्पाइरल बन जाएगा।
इलेक्ट्रॉन जो है, जो चक्कर लगा रहा है, वो चक्कर लगाते 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 एक दिन न्यूक्लियस में चला जाएगा। ये उनका ड्रॉबैक बना। लेकिन हम लोग सिर्फ ये समझेंगे कि किस साइंटिस्ट ने जो है कौन सा मॉडल दिया और क्या बताया। उनको जितना पता चला, जितना जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पर उन्होंने अपने अपने थ्योरीज को दिया, जिसके आधार पर अगले साइंटिस्ट को जो है बेस मिला और उसने जो है आगे बढ़ाया एक्सपेरिमेंट को और उसमें अपना इंफॉर्मेशन ऐड किया अपने एक्सपेरिमेंट का, जिससे हमारा केमिस्ट्री और आगे बढ़ा। तो पहला स्फेरिकल, दूसरा प्लम पुडिंग मॉडल, तीसरा रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल तक ये क्लासिकल मॉडल्स बोले जाते हैं। क्लासिकल मॉडल या क्लासिकल थ्योरी ऑफ एटम, एटम के क्लासिकल थ्योरीज के बेस पर इनको बनाया गया। इसके बाद जो केमिस्ट्री चला, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के केस में, वो चला वेव थ्योरी पर, यानी कि वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़े हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वेव थ्योरी पर इसके बाद चला। तो वो सारा जो है हमारा वेव स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आता है, वेव थ्योरी पर बेस्ड है। यहाँ तक अलग कॉन्सेप्ट था। यहाँ के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम तैयार हुआ है, उसका तरीका अलग था, कॉन्सेप्ट अलग था। यहाँ तक एटम को पार्टिकल माना जाता था कि एटम पार्टिकल है, लेकिन यहाँ के बाद उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को भी पार्टिकल माना जाता था। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को जो है पार्टिकल भी माना जाएगा और वेव भी माना जाएगा, पार्टिकल भी और वेव भी। तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, जो अब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्लास 9 तक पढ़ना था। अब हम लोगों का जो पढ़ना है क्लास 11th में, वो वेव नेचर से जुड़ा हुआ है कि आखिर वेव नेचर क्यों लिया गया, कैसे लिया गया, पार्टिकल नेचर के कॉन्सेप्ट को क्यों डिस्कार्ड किया गया, छोड़ा क्यों गया, क्यों कहा गया कि नहीं ठीक है वेव नेचर का बात हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, उसमें हम लोग जो है सारा कुछ जानेंगे। तो उसके बेसिस पर जो पहला मॉडल आया वो था बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल कैसा था कि बीच में न्यूक्लियस, ध्यान से समझना, रदरफोर्ड क्या किए, इलेक्ट्रॉन को बॉर्डर पे लाए और बोर ने क्या किया, इस बॉर्डर को हटाकर उसको अलग अलग ऑर्बिट में बांट दिया। तो उन्होंने ऑर्बिट्स, जिसको नाम हम लोग देते हैं एनर्जी लेवल भी, सेल्स भी, उसका कॉन्सेप्ट दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, बीच में न्यूक्लियस तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो चक्कर लगा रहे हैं वो हमारे ऑर्बिट्स में है। तो ये हमारा मॉडल जो आया वो था बोर्स एटॉमिक मॉडल। फिर इसके बाद हमारा कई सारा कॉन्सेप्ट आया, सोमरफेल्ड मॉडिफिकेशन, हाइसेनबर्ग, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, एंड सो ऑन। ये करते हुए अभी जो हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अभी तक जितना ये सब था ये 2 डायमेंशनली हम बना सकते थे। अभी जो हमारा है वो 3 डायमेंशनली है और उसको अच्छे से समझना, ठीक है। हम उसका रियल डायग्राम भी दिखाएंगे। बीच में न्यूक्लियस है, सब कहते हैं। जो पहला ऑर्बिट है वो स्फेरिकल है,
ये भी सब कहते हैं। लेकिन दूसरा जो ऑर्बिट है वो हमारा सबसेल्स में बटा हुआ है, ऑर्बिटल्स में बटा हुआ है, जिसमें हमारा पहला जो ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल है और जो दूसरा ऑर्बिटल है वो हमारा कुछ इस तरह है। इसको हम लोग बोलते हैं डम्बल शेप, डमरू की तरह। ऐसे ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, ये जेड एक्सिस के अलोंग है। तो हम लोग डिटेल में इसको जानेंगे। तो साइंटिस्ट ने इसके बाद जो मॉडल दिया है उसमें क्या चेंजेस आए कि इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में बांट दिया। तो टिल नाउ ये हमारा मॉडर्न स्ट्रक्चर्स चल रहा है। हम लोगों को यहाँ तक पढ़ना है कि हमारा जो एटम है वो मॉडर्न स्ट्रक्चर उसका कैसे तैयार हुआ, आखिर इतना कैसे सोचा गया, क्यों क्लासिकल कॉन्सेप्ट को हटाया गया, क्यों मॉडर्न कॉन्सेप्ट या वेव मैकेनिक्स के बेस पर एटम के स्ट्रक्चर को डिसाइड किया गया, वो सब पढ़ना है। ठीक है।